सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि लेथ के ऊपर अलग अलग प्रकार के हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और उसके लिए कई प्रकार के लेथ टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। मुख्यतः सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिनकी कटिंग एजेस को आवश्यक कोण और क्लियरेंस के साथ में ग्राइंडिंग किया जाना ज़रूरी होता है। जब उन्हें सही एंगल और क्लियरेंस के साथ ग्राइंडिंग किया जाता है तब वो सही तरीके से वर्क करते हैं। इसके अलावा जॉब के अनुसार लेथ के ऊपर हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ड्रिल, रिमर, टैप इत्यादि। तो ये जो ड्रिल, रिमर, टैप है, ये मल्टी पॉइंट क्यों? क्योंकि उनकी एक कटिंग एजेस नहीं होती, मल्टीपल कटिंग एजेस होती है। सो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? मल्टी पॉइंट्स कटिंग टूल। और जहाँ पे कटिंग टूल को एक सिंगल एज होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो यहाँ पे इस लेसन में हम लोग लेथ कटिंग टूल्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो लेथ के कटिंग टूल्स है, जिसके अंदर हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तीन टाइप्स में आते हैं: सॉलिड टूल्स, बिट टूल्स और टिप टूल्स। और इनको इंडस्ट्री में पर्पज के अनुसार इस्तेमाल में लाया जाता है। मतलब किस तरीके का उद्देश्य है, कौन से मशीन के ऊपर इस्तेमाल करना है, कितने स्पीड पे चलाना है, उसके हिसाब से इन टूल्स का सिलेक्शन जो होता है वो सिलेक्शन किया जाता है। तो इन टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पहले सॉलिड टूल्स। तो इसको सॉलिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ये सॉलिड बार में होते, मेटल के एक सॉलिड पीस में होते। बाद में उन्हें ऑपरेशन के अनुसार मनचाहा शेप दिया जाता है और उनके थ्रू रिक्वायर्ड ऑपरेशंस जो होते हैं वो रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। सो जब ये टूल मार्केट से लिया जाता है तो ये इस प्रकार के शेप में होता है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में होता है। स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में हमको मिलता है। और जब उनको इस्तेमाल में लाना होता है रिक्वायर्ड ऑपरेशन के हिसाब से, तो उनको दिए गए शेप्स किस तरीके से दिखते हैं तो यहाँ पे वो दिखाया गया है। सो जो इस्तेमाल करने वाला बंदा होता है वो उसको अपने हिसाब से क्या करता है? शार्पनिंग करता है। तो उसको शार्पनिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम लोग बाद में देखने वाले हैं। लेकिन इस्तेमाल में आने वाला जो टूल होता है उसको जनरली किस तरीके से ग्राइंडिंग किया हुआ रहता है उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस कटिंग टूल के ग्राइंडिंग करने के बाद इस्तेमाल में लाने जाने पर या लाए जाने पर जो पार्ट्स क्रिएट होते हैं उन पार्ट्स को यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि ये जो सेक्शन होता है उसको कहा जाता है शैंक। ये जो है ये कटिंग करने वाला सेक्शन है, इसको फेस कहते हैं। ये जो है ये मेन कटिंग एज है या मेजर कटिंग एज है, तो ये सबसे ज़्यादा कटिंग का काम करती है। ये क्या है? तो माइनर कटिंग एज है, कॉन्टैक्ट में कम आती है। इसे क्या कहा जाता है? हील कहा जाता है। सो ये उसके पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये टूल जो है, ये टूल मुख्यतः हम लोग जो इस्तेमाल में लाते हैं ये हाई कार्बन स्टील से बनी हुई रहती है, उसको हार्डनिंग और टेम्परिंग की हुई रहती है। और मोस्टली हम लोग जो इस्तेमाल में लाते हैं ये मिरिंडा कंपनी का, मिरांडा करके कंपनी है, उसका टूल हम लोग इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा लाए जाते हैं। इनका क्रॉस सेक्शन जो होता है ये स्क्वायर होता है या फिर रेक्टेंगुलर होता है। क्रॉस सेक्शन मतलब कटिंग करने के बाद उसका जो सेक्शन दिखेगा वो कौन सा होता है? क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो कैसे होता है? स्क्वायर हो सकता है क्या या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है। ये टूल जो है पूरे तरीके से एक ही धातु से बना होता रहता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। मतलब एक सिंगल पीस ही रहता है, इसीलिए उसको सॉलिड कहते हैं कि उसमें कोई जोड़ नहीं रहता, इसीलिए सॉलिड कहा जाता है। इसे टूल पोस्ट में
पकड़कर हम लोग क्या करते हैं, इसके ज़रिए मनचाहे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। मनचाहे ऑपरेशंस मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका हिसाब से आपको क्या करना होता है, उसको ग्राइंड करके उसकी कटिंग एज जो है वो कटिंग एज फॉर्म में लानी होती है और फिर उनका इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, बीट टूल। तो यहाँ पे जो टूल होता है वहाँ पे दो पार्ट्स में इसको बनाया जाता है। एक होता है टूल होल्डर और दूसरे होते हैं बिट्स, जो टूल होल्डर के अंदर बिठाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सो ये बिट टूल जो होते हैं, ये बिट टूल आज के इसमें अलग अलग फॉर्म्स में, तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये एक पुराना फॉर्म हो गया, मतलब पुराने तरीके से जो बिट टूल्स बनाए जाते हैं उसका ये फॉर्म हम लोग देख रहे हैं। आज के ज़माने में हम लोग इस प्रकार के ये जो बिट टूल्स होते हैं वो बिट टूल्स यहाँ पे देख रहे हैं, इनको स्क्रूज के सहारे क्या किया जाता है, जो शैंक होती है उसके ऊपर माउंट किया जाता है, होल्ड किया जाता है। सो ये अलग अलग अटैचमेंट के साथ में भी आते हैं और कुछ इस प्रकार के भी टूल होल्डर्स के अंदर उन बिट्स को होल्ड करके क्या किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो उनको हम लोगों ने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो बिट टूल जो है ये मुख्यतः हाई स्पीड स्टील जिसके अंदर थोड़ा सा कोबाल्ट मिला हुआ हो उससे बनाए जाते हैं और इनका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होता है या फिर वो राउंड हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। अभी पहले के ज़माने में ये हमेशा स्क्वायर में ही मिलते हैं, अभी वो स्क्वायर में नहीं आते। अभी ये कैसे आते हैं, तो अलग अलग शेप के हमको मिलते हैं। तो पहले के ज़माने में ये हमेशा स्क्वायर सेक्शन में ही आते थे क्योंकि वो स्क्वायर ही रहते हैं। ये टूल्स मुख्यतः अगर हम लोग कहें तो 5 to 10 मिलीमीटर और 75 to 150 मिलीमीटर लेंथ में मिलते हैं। इस टूल को टूल होल्डर में क्या किया जाता है, पकड़कर उनका इस्तेमाल जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है ये क्या है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे की तरफ एक प्लेट लगी हुई है, ये सपोर्टर का काम करती है रिजिडिटी के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक क्या है, पिन है। तो जैसे ही हम लोग इन बीट्स को इसके अंदर रखते हैं और यहाँ पे दी गई जो की है उसको घुमाते हैं तो एक प्रकार का ये स्क्रू होता है, एलन स्क्रू। तो एलन स्क्रू मतलब एलन स्क्रू नहीं, उसको हम लोग एलन बोल्ट भी कह सकते हैं। तो ये एलन बोल्ट की तरह वर्क करता है, रिजिड होता है। जैसे आप इसको टाइट करोगे क्या किया जाता है, ये पिन जो है ये पिन पीछे की तरफ खिसकती है या सरकती है और क्या हो जाता है, वो टूल को वो रिजिडली होल्ड करती है उसकी जगह पे, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लेथ के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, हाई स्पीड वर्क में जहाँ पे लेथ ऑपरेशंस करने हैं वहाँ पे इन टूल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन ये कैसे होते हैं, तो बहुत ही महंगे होते हैं। तो वो जहाँ पे मास प्रोडक्शन है ऐसी जगहों पे ऑटोमेटिक लेथ होती है, सीएनसी लेथ होती है, इनके ऊपर इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमको देखना है उसे क्या कहा जाता है, टिप टूल्स। तो टिप टूल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो टिप इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, मेटल का जो टिप होता है जो कटिंग का काम करता है, उस टिप को क्या किया जाता है, यहाँ पे ब्रेज किया जाता है। उस टिप को क्या किया जाता है, मेटल के पीस के साथ में ब्रेज किया जाता है और ये जो सेक्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शैंक कहते हैं। तो कटिंग करने का एक छोटा सा हिस्सा ही जो होता है वो वहाँ पे क्या किया हुआ रहता है, ब्रेज किया हुआ रहता है। सो ये टिप टूल क्या होता है, तो इस टूल के अंदर कार्बन स्टील की एक शैंक होती है। ये किससे बनी हुई रहती है, लो कार्बन स्टील से भी बनी हुई रहती है, कार्बन स्टील से भी बनी हुई रहती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पूरे सेक्शन को शैंक कहते हैं। और इस शैंक के सिर के ऊपर, ये आगे का सिर का हिस्सा है। तो जैसे हम लोग इन टूल्स को देख रहे हैं वैसे ही वहाँ पे बना हुआ रहता है और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। तो ये सिर या हेड जो होता है उसके ऊपर क्या किया हुआ रहता है, टंगस्टन कोबाल्ट स्टील जो होता है, उस टंगस्टन कोबाल्ट स्टील की जो टिप होती है, क्योंकि ये महंगा रहता है तो उससे पूरा का पूरा टूल हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सॉलिड टूल में, वैसे पूरा का पूरा हम लोग क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते, उस टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो महंगा जाएगा, बहुत ही महंगा जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, उससे डिफरेंट शेप्स के क्या बनाए जाते हैं, टिप बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं येलो कलर के क्या है, ये होल्डर से उसके ऊपर क्या किया गया, उन टिप्स को
अलग अलग शेप के जो टिप्स है उनको यहाँ पे क्या किया गया है, शेप दिया गया है और ब्रेस किया गया है, मतलब उनको जोड़ा गया है, ज्वाइन किया गया है। सो जहाँ पे वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं और ज्वाइनिंग की रिक्वायरमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, हाई स्पीड हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करने चाहिए, उनका ज्वाइंट निकलना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ब्रेजिंग किया जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, उन टिप्स को उस प्रकार से बनाते हैं शेप में, और फिर उनको क्या करते हैं, उस जो कार्बन स्टील की शैंक होती है या लो कार्बन स्टील की शैंक होती है उसके ऊपर क्या किया जाता है, ब्रेज किया जाता है। कभी कभार वो माइल्ड स्टील की भी होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और वो कौन से होते हैं, कोबाल्ट स्टील जो होता है, टंगस्टन कोबाल्ट स्टील, उसके ये क्या होते हैं, ये टिप बने हुए रहते हैं जिसको वहां पे ब्रेज किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो जो हार्ड मेटल के ऊपर टर्निंग करना होता है या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते वाया लेथ, तो वहां पे क्या किया जाता है, इस टिप टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ली है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, ये कैसे होते हैं, तो थोड़े सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली अदर्स टू। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये टिप टूल जो होते हैं, जो ब्रेज किए हुए रहते हैं मेटल के साथ में या मेटल के शैंक के साथ में, तो ये भी अगर कंपेयर करेंगे बिट टूल के कंपैरिजन में तो ये सस्ते होते हैं। और वही हम लोग इन बिट टूल्स की बात करेंगे तो ये टूल जो होते हैं उनके टूल होल्डर्स और ये टूल जो होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं। सो मास प्रोडक्शन के लिए इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोगों को जो देखना है वो है साइड एंड एंड कटिंग टूल्स के बारे में। सो अगर हम लोग बात करें साइड कटिंग टूल की, तो इसके अंदर इसकी जो कटिंग एजेस होती है ये टूल की साइड पर बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो उसकी कटिंग एज कहाँ पे है, तो उसके साइड में बनी हुई रहती है। साइड जो होती है उनकी, वहाँ पे उनकी कटिंग एजेस जो है ये बनी हुई रहती है या उनको ग्राइंड करके बनाया हुआ रहता है। ये जो साइड कटिंग टूल्स है ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इन दो टाइप में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इन दो टाइप्स में ये साइड कटिंग टूल जो है ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं या मिलते हैं, या फिर हम लोग उसको ग्राइंड करके बना भी सकते हैं। सो लेथ मशीन पर ऑपरेशंस करते समय इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एंड कटिंग टूल्स की। तो एंड कटिंग टूल्स में उसकी जो कटिंग एज होती है ये कटिंग एज टूल के सामने वाले हिस्से पर बनी हुई रहती है। तो यहाँ पे इस टूल में उसकी कटिंग एज कहाँ पे बनी हुई रहती है, ये तो सामने वाले हिस्से पे बनी हुई रहती है। सो इस प्रकार के टूल जो है उनको लेथ मशीन पे कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, तो अंडरकट ऑपरेशन है या जब समझो कि पार्टनिंग ऑफ ऑपरेशन हम लोगों को परफॉर्म करना है, तो ऐसे समय पे लेथ के ऊपर एंड कटिंग टूल जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं या उनका इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कटिंग टूल्स के बारे में। सो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेथ मशीन के ऊपर कोई भी वर्क करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जब उन टूल्स को हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, तो उन टूल को इस्तेमाल करते समय वो उसको कौन सी दिशा से चलाया जा रहा है और वो कौन सी दिशा से चलाने पर अपना कटिंग का काम सही कर रहा है, उसके हिसाब से उसको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है या उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये समझना है कि कटिंग करते समय जब हम लोग टूल को चलाते हैं या उसे फीड देते हैं, तो अगर ये फीड हम लोग राइट साइड से दे तो उसे क्या कहा जाता है, राइट हैंड टूल कहा जाता है। मतलब वो राइट साइड से चलता है लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, सो राइट साइड से वो लेफ्ट साइड की तरफ चलता है, तो ये राइट हैंड हो गया। और जब टूल को लेफ्ट साइड से फीडिंग दी जाए तो लेफ्ट साइड से चलाने पर वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है कटिंग करता हुआ, तो उसे क्या कहा जाता है, लेफ्ट हैंड कटिंग टूल कहा जाता है। सो डायरेक्शन ऑफ जो फीड का जो डायरेक्शन रहता है और डायरेक्शन ऑफ फीड जो रहता है उसके अनुसार वो टूल राइट हैंड रहेगा कि लेफ्ट हैंड रहेगा वो तय किया जाता है।
आपको ऑपरेशन के हिसाब से टूल को क्या करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है कि आपको ऑपरेशन किस प्रकार से करना है। मोस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज में जहाँ पे लेथ वर्क होता है, लेथ के ऊपर काम किए जाते हैं, तो वहाँ पे इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों टूल जो होते हैं, ये दोनों टूल्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कटिंग टूल्स देख लिए, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट जहाँ पे बने हुए रहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कटिंग पॉइंट्स जिस तरीके से बने हुए रहते हैं या मैन्युफैक्चर किए हुए रहते हैं, तो उनके हिसाब से भी क्या किया जाता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है उनको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। उनको उन टाइप्स में बनाया हुआ रहता है या वर्गीकृत मतलब ही क्या है, टाइप्स बने हुए रहते हैं। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की यहाँ पे दो टाइप्स दिखाए गए हैं। जैसे कि एक जो है उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेट शैंक टूल। स्ट्रेट शैंक टूल ये जो है इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेट शैंक टूल। अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसे है, एक्सिस से सीधा है। जो टूल के ऊपर जो कटिंग पॉइंट्स बनाए गए वो किस प्रकार से, सामने की तरफ बने हुए हैं। और दूसरे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टूल का जो कटिंग एज है, कटिंग करने वाला सिरा है, उसको क्या किया गया है, थोड़ा सा बेंड किया गया है। ये जो सीधा अक्ष से सीधा रहने वाला टूल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट शैंक टूल्स कहते हैं। टॉप व्यू से देखने पर हम लोगों को ये कैसे दिखाई देता है, तो सीधा दिखाई देता है, उसके एक्सिस के साथ में कैसा है, सीधा है। और ये अगर टॉप व्यू से देखे जाएंगे तो ये कैसे होते हैं, एक्सिस के साथ में, टूल के एक्सिस के साथ में ये आगे की तरफ या उसकी हेड की तरफ कैसे होते हैं, मुड़े हुए रहते हैं या बेंड किए हुए रहते हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, बेंड शैंक टूल्स कहते हैं। तो अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो राइट साइड में मुड़ा हुआ रहेगा, लेफ्ट से राइट साइड में, और अगर वो राइट हैंड है तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टूल्स है, कटिंग टूल्स है, उनके बारे में जानकारी ली है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रफिंग एंड फिनिशिंग टूल। आप लोगों ने रफिंग का मतलब समझ लिया है पहले से, बहुत सारे ऑपरेशंस में हम लोग रफ वर्क करते हैं और फिनिश्ड वर्क कहते हैं। उसका मतलब क्या है, तो रफिंग वर्क जो रहता है जनरली अगर कहा जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस मटेरियल रिमूव करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल निकाला जाता है। और फिनिशिंग वर्क कब किया जाता है, जब अभी जॉब का डायमीटर बनने को आ गया, मतलब जॉब का जो व्यास है या डायमीटर है वो अभी बनने के लिए थोड़ा सा फाइन अमाउंट ऑफ मटेरियल हम लोगों को उड़ाना है, तो वहां पे क्या किया जाता है, फिनिशिंग ऑपरेशन जो है, ये फिनिशिंग ऑपरेशन फिनिशिंग टूल के द्वारा करके हम लोग क्या करते हैं, जॉब के ऊपर मनचाही जो फिनिश है वो फिनिश लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रफिंग एंड फिनिशिंग टूल किस प्रकार से वर्क करते हैं या कैसे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि टर्निंग ऑपरेशन जो होता है इसको दो स्टेप्स में हम लोग करते हैं। पहले स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, रफ कटिंग करते हैं, रफ कट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक्सेस मटेरियल निकाला जाता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल निकालने की कोशिश हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे फिनिशिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और सेकंड स्टेप जो होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग कट जो होती है उस फिनिशिंग कट का इस्तेमाल करते हैं या फिनिशिंग कट लगाते हैं, और जॉब को क्या करते हैं, एक्यूरेट साइज में बनाने का काम करते हैं, उसको फिनिश देने का काम करते हैं। तो रफ कटिंग के लिए या रफ टर्निंग के लिए इस्तेमाल में जो टूल लाया जाता है उसे हम लोग रफिंग टूल कहते हैं, और फिनिशिंग कट्स के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले टूल को हम लोग फिनिशिंग टूल कहते हैं। रफिंग टूल जो होता है, उस रफिंग टूल में अगर हम लोग देखें तो उसकी जो नोज होती है, कटिंग करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं या सिरे होते हैं, वहाँ पे उस नोज को थोड़ा सा कैसे बनाया हुआ रहता है रफिंग टूल को, तो वो नोज जो होती है ये थोड़ी सी गोलाकार या गोलाई में बनी हुई रहती है, रेडियस थोड़ा सा दिया हुआ रहता है उस नोज को या कटिंग पॉइंट को। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा डीप कट जो होते हैं ये डीप कट लगा सकते हैं, बड़े कट लगा सकते हैं, और हेवी फीडिंग उसे दी जा सकती है। तो उस नोज की वजह से हम लोग एक्सेस मटेरियल जो है, ये एक्सेस मटेरियल बड़े बड़े कट लेके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल निकालने का, उसकी वजह से, उस नोज की वजह से इजी हो जाता है। फीडिंग का मतलब क्या है कि टूल को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अंदर तक ले जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट
टूल्स कटिंग पॉइंट जो होता है रेडियस में, उसकी वजह से। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब ये रफिंग टूल इस्तेमाल में लाया जाता है या उसे ग्राइंड करते हैं, तो ग्राइंड करते समय उसके ऊपर जो रेडियस नोज बनाई जाती है, ये रेडियस नोज का जो रेडियस होता है, ये रेडियस 1 से 2 मिलीमीटर पर ग्राइंड किया हुआ रहता है। सो हम लोग ड्राइंग के अंदर देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, स्ट्रेट शैंक रफिंग टूल दिखाया गया है, और दूसरे में बेंड शैंक टाइप रफिंग टूल जो है उसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो फिगर ए में स्ट्रेट शैंक टाइप रफिंग टूल हम लोग देख रहे हैं, और बी में बेंड शैंक टाइप रफिंग टूल को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो रफिंग टूल क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की है। तो अगर हम लोग बात करें रफिंग टूल की, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि रफिंग टूल में कटिंग एज जो होती है, उस कटिंग एज के आगे की तरफ फ्लैट लैंड होनी चाहिए। फ्लैट लैंड मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो कटिंग टूल्स है, उन कटिंग टूल्स का यहाँ पे क्या दिखाया है, फ्रंट सेक्शन दिखाया है, आगे की तरफ से वो कैसे दिखता है। तो उस समय पे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ये सेक्शन कैसे दिखाया गया है, फ्लैट दिखाया गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। तो ये लैंड या मार्जिन जिसे कहा जाता है टूल की, ये कैसी होनी चाहिए, तो फ्लैट होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, तो पीछे की तरफ उस लैंड के बराबर नीचे की तरफ या पीछे की तरफ ग्रूव बना हुआ चाहिए। मतलब ये क्या है, तो ग्रूव्ड फेस होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर लैंड हम लोगों ने बना ली, तो एक साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैट फेस है, तो दूसरे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ग्रूव्ड फेस बना हुआ है। तो दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो जहाँ पे फ्लैट फेस बना हुआ रहता है, वहाँ पे क्या होता है, टूल जो है उसका वेयरिंग होना या घिसना कंपेयर करें तो ग्रूव्ड फेस से अधिक होता है। और वही अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर यहाँ पे आपने ग्रूव बनाया है, तो उस टूल का जो घिसना होता है या वेयरिंग होना होता है, वो कैसे होता है, कंपेयर टू फ्लैट फेस बहुत ही कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप इस प्रकार से टूल को मैन्युफैक्चर करते हो, ग्राइंड करते हो या उसकी कटिंग एजेस को बनाते हो, तो उस समय पे वहां पे ग्रूव जो है वो ग्रूव फेस देने चाहिए। सो लैंड और ग्रूव्ड फेस होने वाले जो कटिंग टूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो घुमावदार चिप्स होते हैं, जिनको स्पाइरल चिप्स कहा जाता है, ऐसे स्प्रिंग के जैसे निकलने वाले चिप्स, तो उस प्रकार के घुमावदार चिप्स जो होते हैं वो स्पाइरल चिप्स निकालते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और कुछ कंडीशंस में वो चिप ब्रेकर की तरह भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रफिंग टूल जो है, उन रफिंग टूल्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले ली, वो किस प्रकार से वर्क करते हैं वो समझ लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं फिनिशिंग टूल की तरफ। तो फिनिशिंग टूल जो है उनके बारे में यहाँ पे दिखाया है, ए, बी और सी, इन 3 डायग्राम्स के अंदर उन फिनिशिंग टूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं वो दिखाया गया है। सो फिनिशिंग टूल जो है, ये जो फिनिशिंग टूल होते हैं, उनकी जो नोज होती है, उन नोज के ऊपर जैसे मैंने आपको वो रेडियस सेक्शन दिखाया, तो वो रेडियस सेक्शन जो होता है, वो रेडियस सेक्शन वाली नोज बनी हुई रहती है। और वो रेडियस सेक्शन या उसे हम लोग गोलाई कह सकते हैं। तो वो नोज जो होती है, ये कैसी होती है, अधिक रेडियस वाली होती है, ज़्यादा रेडियस वाली वो नोज बनी हुई रहती है। सो जब इस फिनिशिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे फीड कैसे दिया जाता है, फाइन जो फीड होता है वो फाइन फीडिंग किया जाता है, ज़्यादा फीडिंग नहीं करते। फीडिंग कैसा होता है, लाइट होता है, मतलब टूल को ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाते। और जो कट लगाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, हल्के कट्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को जॉब के ऊपर अच्छी फिनिश वो टूल्स प्रोवाइड करते। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो टूल हम लोग इस्तेमाल में ला रहे हैं फिनिशिंग के लिए, उनके ऊपर जो रेडियस बनी हुई रहती है या नोज बनी हुई रहती है कटिंग करने के लिए, तो ये कटिंग का काम ही करते हैं। फिनिशिंग मतलब क्या है, मटेरियल काटने का काम करते हैं। लेकिन वो फिनिशिंग अच्छा दे, इसके लिए क्या किया जाता है, उनके ऊपर जो रेडियस होती है, वो नोज की रेडियस, मतलब कटिंग करने वाले पॉइंट के ऊपर या कटिंग करने वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है, नोज कहा जाता है। तो उस नोज के ऊपर या वो कटिंग पॉइंट के ऊपर जो रेडियस बना हुआ रहता है, वो कंपेरेटिवली रफिंग टूल से ज़्यादा होता है।
सो जिसकी वजह से हम जब उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना होता है, फाइन फीड देना होता है, फीडिंग ज़्यादा नहीं करनी होती है और ना ही कट जो है वो ज़्यादा लगाने होते हैं। मतलब क्या है, फाइन फीडिंग करना है और हल्के या लाइट कट्स जो है वो लाइट कट्स वहाँ पे देने होते हैं। तो जिसकी वजह से हमको क्या मिलती है, अच्छी फिनिश मिलती है जॉब के ऊपर। सो मुख्यतः टूल की नोज जो होती है उनके ऊपर 2 से 5 मिलीमीटर रेडियस के क्या बने हुए रहते हैं, वो नोज बने हुए रहते हैं। सो ये 2 से 5 मिलीमीटर रेडियस पर उनको ग्राइंड किया हुआ रहता है और ग्राइंडिंग करने के बाद क्या करते हैं, उनको ऑयल स्टोन जो होता है, कार्बोरेंडम स्टोन हम लोग जिसको बोलते हैं, ऑयल स्टोन या कार्बोरेंडम स्टोन या एब्रेसिव स्टोन जो होते हैं, उनसे टूल की होनिंग की जाती है। मतलब क्या है, उनके ऊपर टूल को क्या किया जाता है, उस टूल की नोक को रगड़ा जाता है या घिसा जाता है, फिनिशिंग दी जाती है उनके ऊपर घिस के। तो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में स्ट्रेट टर्निंग टूल को देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट टर्निंग टूल है जो फिगर नंबर ए में हम लोग देख रहे हैं। स्ट्रेट टर्निंग फिनिशिंग टूल जो है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम लोग देखेंगे तो एंड कटिंग या पार्टनिंग टूल जिसको कहा जाता है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, जो फिनिशिंग के काम में इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि फिगर नंबर बी में हम लोग देख रहे हैं। सो जो फिगर नंबर बी में हम लोग टूल देख रहे हैं, ये क्या कार्य करता है या किस प्रकार से वर्क करता है अगर कहा जाए तो, आप जब इसका इस्तेमाल करोगे लेथ मशीन के ऊपर, तो जब आप इसके ज़रिए मेटल के अंदर ज़्यादा फीडिंग देने की काम करोगे, तब भी ये मेटल की एक फाइन लेयर ही क्या करेगा, टर्निंग करके निकालेगा। मतलब क्या है, फीडिंग ज़्यादा होने पर भी ये कैसा मटेरियल निकालता है, कम मटेरियल निकालता है। सो ये भी एक फिनिशिंग टूल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फिगर नंबर सी में एक और फिनिशिंग टूल दिखाया गया है, जो जॉब के ऊपर स्मूथ टर्निंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चलाया जाता है। सो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चला के जॉब को जब फिनिशिंग देनी होती है तब इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, जॉब का या लेथ का जो स्पिंडल होता है उसका जो एक्सिस होता है, तो जॉब का एक्सिस और स्पिंडल का एक्सिस अगर हम लोग बोले तो मोस्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा कहा जाएगा, जो लेथ स्पिंडल का एक्सिस होता है उसके साथ में ये कैसे चलता है, लंबवत चलता है। उसके साथ में कैसे चलता है, पैरेलल चलता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल। उसका जो चलने की दिशा होती है उसको क्या कहा जाता है, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वो चलने का काम करता है या समांतर चलने का काम करता है। सो इसीलिए इसकी जो कटिंग एज होती है ये इंटरमीडिएट कटिंग एज होती है। सो यहाँ पे हम लोगों ने लेथ मशीन जो है, ये लेथ मशीन के रफिंग और फिनिशिंग टूल्स जो है उनके बारे में जानकारी जो है, ये जानकारी हासिल की है कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से कटिंग एजेस हम लोगों को मुख्यतः बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है सो क्या है, डिफरेंट शेप्स लेथ कटिंग टूल्स। सो इस्तेमाल के ऊपर से ऑपरेशन के अनुसार अलग अलग शेप जो होते हैं ये लेथ टूल्स को प्रोवाइड किए जाते हैं और उनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो उनमें पहले हम लोगों ने देखा है कि राइट हैंड टूल्स और लेफ्ट हैंड टूल्स। तो राइट हैंड का मतलब क्या है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ वो मूव होंगे। सो लेफ्ट हैंड टूल्स और राइट हैंड टूल्स क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। उसके बाद उनके दूसरे टाइप्स भी देखे थे, जैसे कि रफिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया। उसके बाद फेसिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल में आने वाले टूल्स हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद ग्रूविंग टूल्स देखे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो थ्रेडिंग टूल्स देखे हैं, फॉर्मिंग टूल्स देखे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज नोन एज अ फॉर्मिंग टूल, दिस इज वन टाइप ऑफ फॉर्मिंग टूल। उसके बाद हम लोगों ने पार्टनिंग और ग्रूविंग टूल जो है उनके बारे में जानकारी ली थी। सो ये जो लेथ के टूल्स है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, जानकारी लेने वाले। सो डिफरेंट शेप्स ऑफ लेथ कटिंग टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक ये जाना है या सीखा है कि लेथ के ऊपर
अलग अलग ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं और उनके अनुसार अलग अलग टाइप के जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सो वो जो अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप के सिंगल पॉइंट टूल्स हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो उसमें से फर्स्ट जो है ये कौन सा है, तो राइट हैंड स्ट्रेट टर्निंग टूल। सो अभी हम लोग जिस टूल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं उसे कहा जाता है राइट हैंड स्ट्रेट टर्निंग टूल। सो राइट हैंड स्ट्रेट टर्निंग टूल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार के जो टूल होते हैं उनको राइट साइड से चलाया जाता है और लेफ्ट साइड की ओर उसको चलाते हैं। मतलब क्या है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर उसको क्या किया जाता है, फीड देकर चलाया जाता है। क्योंकि इसकी जो कटिंग एज होती है, इस टूल की जो कटिंग एज होती है वो कहाँ पे होती है, तो उसके लेफ्ट साइड में होती है। राइट साइड या राइट हैंड स्ट्रेट टर्निंग टूल जो होता है उसकी जो कटिंग एज होती है वो कौन से साइड में होती है, लेफ्ट साइड में होती है। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, राइट टू लेफ्ट चलाया जाता है। सो इसीलिए राइट टू लेफ्ट चलाने की वजह से उसे क्या कहा जाता है, राइट हैंड स्ट्रेट टर्निंग टूल कहा जाता है। सो एज पर BIS स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है टूल, ये मुख्यतः 16x16 मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन का पाया जाता है या मिलता है, अवेलेबल होता है मार्केट में। ये सॉलिड टाइप में मिलता है और हाई स्पीड सील का वो बनाया हुआ रहता है। इसके ऊपर हार्डनिंग, टेम्परिंग जैसे ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म किए रहते हैं। कुछ जो टूल्स होते हैं उनके अंदर आपको कोबाल्ट की मात्रा जो है ये ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग बढ़ी हुई मिलती है, जिसकी वजह से उन टूल्स की कॉस्ट भी कम या ज़्यादा या वेरिएबल आपको मिल सकती है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड स्ट्रेट टर्निंग टूल। लेफ्ट हैंड स्ट्रेट टर्निंग टूल। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ क्या होता है, मूव होता है। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूव होता है क्योंकि इसकी जो कटिंग एज होती है वो कौन से साइड में होती है, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में उसकी कटिंग एज जो होती है वो कटिंग एज बनी हुई रहती है। जैसे कि राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की साइड में होती है, वैसे ही लेफ्ट हैंड टूल जो होता है उसकी कटिंग एज राइट हैंड साइड में बनी हुई रहती है। इसीलिए उसको राइट, मतलब उसे कैसे चलाया जाता है, लेफ्ट हैंड से चलाया जाता है और राइट हैंड की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ उसको चलाते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, उसे लेफ्ट हैंड स्ट्रेट टर्निंग टूल कहा जाता है। ये भी राइट हैंड स्ट्रेट टर्निंग टूल की तरह BIS स्टैंडर्ड, मतलब भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 16x16 मतलब 16x16 मिलीमीटर का जो क्रॉस सेक्शन होता है ऐसे स्क्वायर बार के रूप में मिलता है मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर हमें हार्डनिंग और टेम्परिंग ये ऑपरेशंस किए हुए मिलते हैं। उसको हार्डन और टेम्पर किया हुआ रहता है क्योंकि वो कटिंग का काम करता है। इसके अलावा ये हम लोगों को हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील ये दोनों शेप में मिलता है, जिसके अंदर कोबाल्ट की अलग अलग मात्रा मिलती है। मोस्टली हाई स्पीड स्टील से बने हुए इन टूल्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया हुआ रहता है। उसके बाद थर्ड जो है उसे कहा जाता है राइट हैंड क्रैंक टर्निंग एंड फेसिंग टूल। राइट हैंड क्रैंक टर्निंग एंड फेसिंग टूल। सो राइट हैंड ये वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव होता है या चलता है, ये समझ लेना है। अगर लेफ्ट हैंडेड हो गया तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ वो मूव होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये जो राइट हैंड क्रैंक टर्निंग टूल और फेसिंग टूल जो है ये इस प्रकार से बना हुआ रहता है या उसको इस प्रकार से ग्राइंड किया हुआ रहता है कि इसके द्वारा हम लोग स्ट्रेट टर्निंग और फेसिंग ये दोनों ऑपरेशन जो है ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 16x16
मिलीमीटर की जो क्रॉस सेक्शन स्क्वायर्स होते हैं उन शेप में मिलते हैं, वो सॉलिड्स टाइप में मिलते हैं। ये हम लोगों को मुख्यतः हार्ड स्टील से बनाए हुए मिलते हैं। इसकी जो कटिंग एज होती है, ये मेन कटिंग एज हमेशा टूल की लेफ्ट साइड में बनी हुई रहती है। उसके बाद जो है उसे कहा जाता है क्या, तो लेफ्ट हैंड क्रैंक टर्निंग एंड फेसिंग टूल। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है। तो ये लेफ्ट टू राइट चलता है, इसीलिए लेफ्ट हैंड कहा जाता है। और इसकी जो कटिंग एज जो होती है, मेन कटिंग एज, जो कौन से साइड में होती है, तो राइट साइड में होती है। ये भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 16x16 मिलीमीटर के क्रॉस सेक्शन में मिलते हैं, स्क्वायर में मिलते हैं। उनकी कटिंग एज कौन से साइड में होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये राइट साइड में होती है। इसका मेटल जो होता है ये हाई स्पीड स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील से ये बनाए जाते हैं। इनके ऊपर हार्डनिंग और टेम्परिंग के ऑपरेशंस किए हुए रहते हैं। सभी लेथ मशीन के जो टूल्स होते हैं वो हार्डन और टेम्पर किए हुए रहते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है उसे कहा जाता है राइट हैंड ऑफसेट फेसिंग टूल। राइट हैंड ऑफसेट फेसिंग टूल एंड लेफ्ट हैंड ऑफसेट फेसिंग टूल। सो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, तो इस प्रकार का जो टूल होता है वो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, राइट हैंड ऑफसेट फेसिंग टूल। तो इस प्रकार का टूल का जो यूज होता है वो जॉब की राइट साइड से किया जाता है। मतलब जब वो टूल जॉब के ऊपर चला जाता है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलता है, और उसे हम लोग फेसिंग ऑपरेशन जो है वो फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जॉब के फेस को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, या उससे प्लेन टर्निंग करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है, मतलब उसके फेस को हम लोग मेंटेन करते हैं। इसके कटिंग जो होती है, कटिंग एज जो होती है, मेन कटिंग एज जो कौन से साइड में होती है, तो ये अगर राइट हैंडेड है तो उसकी मेन कटिंग एज कौन से साइड में होगी, तो लेफ्ट साइड में होगी। सो इंडियन स्टैंडर्ड या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये टूल जो होता है, ये टूल 20x12 मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रॉड में पाया जाता है। और इस टूल की जो कटिंग एज होती है उसकी जो विड्थ होती है, ये विड्थ हमेशा 1.5 से 2 मिलीमीटर इतनी रखी जाती है। इनको सॉलिड टाइप टूल से बनाया जाता है। ये हाई स्पीड स्टील से बने हुए रहते हैं, उनके ऊपर हार्डनिंग टेम्परिंग के ऑपरेशंस किए हुए रहते हैं। उसके बाद होता है लेफ्ट हैंड ऑफसेट फेसिंग टूल, जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। सो ये जो टूल है लेफ्ट हैंड ऑफसेट फेसिंग टूल, तो इसकी या उसे हम लोग कैसे चलाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ उसको क्या किया जाता है, कैरेज को मूव करके उसको चलाया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, राइट हैंड मतलब राइट टू लेफ्ट को जाएगा, ये ध्यान में रखना है। सो लेफ्ट हैंड टूल जो है उनकी मेन कटिंग एजेस राइट साइड में होती है, इसीलिए उसको राइट साइड की तरफ चलाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। सो BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ये 20x12 मिलीमीटर का जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया में स्क्वायर रॉड के रूप में ये हम लोगों को क्या है, मार्केट में अवेलेबल होती है। मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, तो 20x12 स्क्वायर, 20 मिलीमीटर इंटू 12 मिलीमीटर का स्क्वायर, ऐसा वो लंबा स्क्वायर रॉड हम लोगों को मार्केट में एज अ टूल के तौर पे मिलता है। फिर मनचाहा शेप जो होता है उसको दिया जाता है। तो फेसिंग टूल है तो उसको ऑफसेट फेसिंग टूल का शेप उसको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हम लोग ड्राइंग में यहाँ पे देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं।
और इस टूल की जो कटिंग एज होती है उसकी जो विड्थ होती है, ये विड्थ 1.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक होती है। इन्हें सॉलिड टाइप में बनाया हुआ रहता है, ये सॉलिड टाइप में अवेलेबल होते हैं और उनके ऊपर हाई स्पीड स्टील। ये जो फेसिंग टूल है ये सॉलिड टाइप में मिलता है और ये हाई स्पीड स्टील से बनाया हुआ रहता है। उसके ऊपर हार्डनिंग, टेम्परिंग, ये ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशंस किए हुए रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमको देखना है वो कौन सा है, तो पॉइंटेड टर्निंग टूल या फिर उसे क्या कहा जाता है, राउंड नोज टर्निंग टूल। पॉइंटेड और राउंड नोज टर्निंग टूल जो है, इस प्रकार के टूल का यूज जो है जॉब को फिनिश करने के लिए किया जाता है। बीआईएस स्टैंडर्ड जो है, जिसको हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये 16 मिलीमीटर इंटू 16 मिलीमीटर ऐसे क्रॉस सेक्शन में पाया जाता है। मतलब स्क्वायर क्रॉस सेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, उस शेप में वो मिलता है। सॉलिड टाइप हाई स्पीड स्टील से बना हुआ रहता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा है, बोरिंग टूल। बोरिंग टूल जो होता है वो बोरिंग टूल किस प्रकार से दिखता है, तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, ये बोरिंग टूल यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये कौन सा टूल है, तो बोरिंग टूल। ये वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ये जो बोरिंग टूल है उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, बोरिंग ऑपरेशन करने के लिए। तो बोरिंग ऑपरेशन क्या है, तो जहाँ पे हम लोग पहले से ही जो ड्रिल होल किए हुए रहते हैं उनको एनलार्ज करने के लिए हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले से ही जहाँ पे ड्रिल होल बने हुए हैं उन सुराखों को बड़े साइज में बनाना है, उनका डायमीटर एक्सटेंड करना है, उसको एक्सपेंशन करना है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इस बोरिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बोरिंग टूल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और किसी वजह से किया जाता है, तो कभी कभार क्या होता है, ड्रिलिंग करने के बाद उस ड्रिलिंग पोर्शन का जो सेक्शन होता है, इंटरनल सेक्शन जो होता है वो रफ रहता है और ऐसी रफ सेक्शंस रिक्वायर्ड नहीं होती, उनको एक तरीके की फिनिशिंग चाहिए होती है और वहाँ पे हम लोग रिमिंग नहीं कर सकते या उस समय पे हमारे पास रिमर अवेलेबल नहीं रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, उससे वो फिनिशिंग कट लगा के क्या करते हैं, फिनिशिंग देने का काम करते हैं। इंटरनल बोर सेक्शन जो होता है, बोर सेक्शन या हॉलो सेक्शन जो होता है, उसको क्या करना है, बोर करना है, मतलब एनलार्ज करना है। तो उस समय पे बोरिंग टूल इस्तेमाल में लाया जाता है, या पहले से ही जो ड्रिल होल्स बने हुए रहते हैं उनकी जो एज होती है या इंटरनल सरफेस जो होता है उसको फिनिश करने के लिए इस बोरिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। बोरिंग टूल जो है ये बीआईएस स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार इसकी जो शैंक होती है, ये शैंक 12 मिलीमीटर की विड्थ की पाई जाती है। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, राइट हैंड पार्टनिंग ऑफ टूल। राइट हैंड पार्टनिंग ऑफ टूल, पार्टनिंग ऑफ टूल कैसे दिखता है, तो मैंने आपको पहले से ही दिखाया था पार्टनिंग ऑफ टूल, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। दिस इज नोन एज अ पार्टनिंग ऑफ टूल। तो इसके भी दो टाइप्स है, एक राइट हैंड पार्टनिंग ऑफ टूल और लेफ्ट हैंड पार्टनिंग ऑफ टूल। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में डिफरेंस क्या है, एक अगर वो राइट हैंडेड है तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव होगा, और अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूव होगा या ऑपरेट किया जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें राइट हैंड पार्टनिंग ऑफ टूल की, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जब कोई लंबे जॉब के ऊपर या लंबा रॉड है या रॉ मटेरियल लंबा है और उसके एक एंड में हम लोगों ने जो ऑपरेशन करके प्रोडक्ट बनाना था वो बना लिया, अभी उसको उस रॉड से अलग करना है, तो ऐसे सिचुएशन में इस टूल का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। और उसके ज़रिए क्या करते हैं, तो जो लंबी रॉड है उससे फिनिश करने के बाद अलग अलग लेंथ में या लंबाई में जॉब को काटने के लिए, मतलब अभी पार्टनिंग ऑफ करने के लिए, मतलब जॉब को काट के अलग करने के लिए, उसी ऑपरेशन को हम लोग पार्टनिंग ऑफ ऑपरेशन कहते हैं।
सो BIS स्टैंडर्ड के अनुसार ये टूल जो है पार्टनिंग ऑफ टूल, ये 20x12 मिलीमीटर का जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो पाया जाता है या मिलता है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में वो मिलता है, क्योंकि एक साइड कितनी है उसकी 20 और दूसरी साइड कितनी है तो 12 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है, तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसे मिलेगा, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, तो वो आयताकार क्रॉस सेक्शन में, मतलब कटिंग करने के बाद हमको कैसे मिलेगा, वो रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा, इसीलिए आयताकार क्रॉस सेक्शन उसका हो गया, तो वो शेप में हमको वो मिलेगा। सो पार्टनिंग ऑफ ऑपरेशन करते समय क्लियरेंस देने के लिए इसकी कटिंग एज जो होती है, उस कटिंग एज की सामने वाली जो साइड होती है उसके ऊपर ज्यादा विड्थ वाला और बैक साइड के ऊपर कम विड्थ वाला एरिया बना हुआ रहता है। सो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा जगह छोड़ दी गई है और यहाँ पे कम जगह छोड़ दी गई, तो इसके थ्रू हम लोगों को क्या पता चलता है, वो लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो सेकेंडरी कटिंग एज कहाँ पे है, ये सेकेंडरी कटिंग एज है, और ये कौन सी है, तो ये मेन कटिंग एज है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये जब टूल चलेगा तो यहाँ से वो इस तरीके से कटिंग करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सेकेंडरी कटिंग एज है और ये मेन कटिंग एज है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा हो गया, तो यहाँ पे अगर सेकेंडरी कटिंग एज और ये मेन कटिंग एज है तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वो टूल जो है ये वीक हो जाएगा, तो यहाँ से वो कटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सा है, तो राइट टू लेफ्ट जाने वाला, तो ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो कौन सा हो गया, राइट हैंड पार्टनिंग ऑफ टूल। तो ये वहां पे समझना है। तो उसके उल्टा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, तो जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे वो हो जाएगा, मतलब ये सेक्शन इस साइड में आएगा और ये सेक्शन इस साइड में जाएगा, तो सेकेंडरी कटिंग एज इस साइड में आएगी, मेन कटिंग एज तो वही रहेगी, और वो यहाँ से मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, राइट हैंड पार्टनिंग ऑफ टूल कहा जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, ये जितने भी टूल्स हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं लेथ के ऊपर, ये सभी हार्डनिंग और टेम्परिंग किए हुए रहते हैं। कुछ टूल्स को प्लेटिंग भी किया हुआ रहता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है उनके लाइफ बढ़ाने के लिए या डिफरेंट एटमॉस्फेयर में वर्क करने के लिए। तो ये चीज़ें समझ के रखनी है आप लोगों को। सो राइट हैंड पार्टनिंग ऑफ टूल क्या है और लेफ्ट हैंड पार्टनिंग ऑफ टूल क्या है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो मैं डिफरेंस जो है वो मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। उसके बाद क्या होता है कि एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल, एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले। तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल कैसे होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो एक्सटर्नल मतलब क्या है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, तो बाहरी थ्रेड बनाने वाला जो टूल है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि अगर हम लोगों को मेट्रिक थ्रेड बनाना है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 60, तो यहाँ पे थ्रेडिंग 60 दिया है, मतलब ये 60 डिग्री के थ्रेड बनाने वाला ये टूल है, या 60 डिग्री के थ्रेड बनाने के लिए उसको क्या किया गया है, 60 डिग्री में उसकी नोक जो है ये ग्राइंड करके बनाई गई है, तो यहाँ पे वो बताता है। तो ये थ्रेडिंग टूल जो होता है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल, वो कैसे दिखता है वो यहाँ पे दिखाया है, और एक्चुअल में वो कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो थ्रेडिंग टूल जो है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल, वो किस तरीके से फंक्शन करता है वो यहाँ पे दिखा है। सो जब हम लोगों को थ्रेडिंग करना है तो ये ध्यान में रखना है, सेंटर्स की सहायता से जॉब को हम लोगों को सपोर्ट देना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या हो सकता है कि थ्रेडिंग जो है वो थ्रेडिंग तो होगा लेकिन उसके अंदर माइनर मिस्टेक्स या एरर जो है वो जनरेट हो सकते हैं। सो इसीलिए क्या करना है, सपोर्ट के तौर पे सेंटर्स का इस्तेमाल करना है और बाद में थ्रेडिंग जो है वो थ्रेडिंग वर्क अपना स्टार्ट करना है। सो थ्रेडिंग टूल क्या है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले। मैंने पहले आपको बताया था कि वो टूल कैसे दिखता है और वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो बाहरी थ्रेड्स बनाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो टूल्स होते हैं एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल्स, इनके द्वारा हम लोग जॉब के आउटसाइड सरफेस के ऊपर अलग अलग टाइप के या विभिन्न शेप के इंटरनल थ्रेड जो होते हैं, सॉरी एक्सटर्नल थ्रेड जो होते हैं, वो एक्सटर्नल थ्रेड्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो उसके लिए हम लोगों को उन एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उनके जरिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग साइज और शेप के
एक्सटर्नल थ्रेड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं या उनको काट सकते हैं। और ये जो टूल होता है, थ्रेडिंग टूल हम लोग जिसको कहते हैं, उनकी जो नोक होती है या कटिंग एंगल जो होता है, ये कटिंग एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन से टाइप का थ्रेड बनाना है। क्या वो BSP है, BSF है, BSW है, या फिर अमेरिकन नेशंस है, या फिर मेट्रिक थ्रेड है। तो उसके हिसाब से, जैसे कि अगर BSW है तो 55 डिग्री है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आना चाहिए, 55 डिग्री का एंगल आपको ग्राइंड करके बनाना है। उसको चेक करना है कि वो सही में 55 डिग्री में है या नहीं। अगर वो मेट्रिक थ्रेड आपको मैन्युफैक्चर करने हैं लेथ के सहारे किसी जॉब के बाहरी सरफेस के ऊपर, तो आपको वहाँ पे एंगल कौन सा करना है, 60 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है और फिर उस टूल का इस्तेमाल करना है। तो दैट इज नोन एज अ एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल्स। और ये जो टूल्स होते हैं इनको भी हार्डन और टेम्पर किया हुआ रहता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये भी हाई स्पीड स्टील के बने हुए रहते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग जो टूल्स इस्तेमाल में लाते हैं मिरांडा के बने हुए रहते हैं, मिरांडा कंपनी के बने हुए रहते हैं। उसके बाद इंटरनल थ्रेडिंग टूल्स। सो इंटरनल थ्रेडिंग टूल जो है वो कैसे दिखता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो अगर हम लोग देखेंगे तो जो बोरिंग टूल होता है हमारे पास में, जो बोरिंग टूल होता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बोरिंग ऑपरेशन हम लोग होते हुए देख रहे हैं। सो जो बोरिंग टूल होता है उसी की तरह होता है, लेकिन ये कैसे होता है, जॉब जो होता है या जॉब के अंदर जो टूल होल्डर इस्तेमाल किया जाता है थ्रेडिंग करने के लिए, उस टूल होल्डर का जो एक्सिस होता है उस एक्सिस के साथ में कैसे होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री में सेट किया हुआ रहता है, लंबवत रखा हुआ रहता है। तो टूल का एंगल और या टूल का एक्सिस और उस टूल होल्डर का एक्सिस ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोगों को थ्रेडिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो इस प्रकार से टूल होल्डर और टूल की पोजीशन रखी हुई रहती है। यहाँ पे भी जो हमारा टूल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो इंटरनल थ्रेडिंग जो टूल होता है उसके अंदर वो टूल बीट को इस्तेमाल करते हैं। सो बीटेड, क्योंकि वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर हॉलो सेक्शन होता है जिसके अंदर हम लोगों को टूल को इंसर्ट करके उसके द्वारा हम लोगों को क्या करना होता है, थ्रेड बनाने होते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल सॉलिड जो टूल है वो सॉलिड टूल इस्तेमाल में आएगा ही नहीं, ना ही दूसरे हमारे अगर हम लोग देखेंगे जैसे टिप्ड टूल है वो भी इस्तेमाल में नहीं आएंगे। तो वहाँ पे कौन सा टूल इस्तेमाल होता है, बीट टूल इस्तेमाल होता है। सो बीट जो होता है, टूल बीट, उस बीट को क्या किया जाता है, उस बीट के होल्डर्स में या थ्रेडिंग इंटरनल थ्रेडिंग के लिए जो टूल होल्डर इस्तेमाल में लाया जाता है उसके अंदर क्या करते हैं, उसको हम लोग सेट करते हैं, स्क्रू के जरिए उसको लॉक किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, स्क्रू के जरिए उसको लॉक करते हैं उसकी पोजीशन में। और उसको सेट करने से पहले उसको रिक्वायर्ड डिग्री जो होती है एंगल की वो क्या की जाती है, ग्राइंडिंग के जरिए प्रोवाइड की जाती है और बाद में उसको सेट करते हैं और फिर इस्तेमाल में लाया जाता है इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए। सो इंटरनल थ्रेडिंग टूल कैसे होता है और कैसे वर्क करता है ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा। सो ये इंटरनल थ्रेडिंग टूल क्या काम करता है, तो अलग अलग टाइप के थ्रेड जो है उनको बनाने के लिए ये इंटरनल थ्रेडिंग टूल इस्तेमाल में लाया जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और रिक्वायर्ड एंगल के अनुसार ये जो कोण होते हैं उसके या एंगल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो क्या है, तो ऑफसेट टर्निंग एंड फेसिंग टूल्स। ऑफसेट टर्निंग और फेसिंग टूल, तो वो टूल किस तरीके से दिखता है और वर्क करता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है ये क्या है, तो ऑफसेट फेसिंग टूल और ऑफसेट टर्निंग टूल जो कहा जाता है उसको यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो टूल होता है उसका यूज दोनों ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब उसके नाम में ही है, टर्निंग भी करता है और फेसिंग भी करता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ऑफसेट टर्निंग और फेसिंग टूल। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसके जरिए आप फेसिंग भी कर सकते हैं और टर्निंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टूल दिखाया गया है ये कौन सा है, तो ये टिप्ड टूल है, मतलब ब्रेज किया हुआ, टिप जो है वो ब्रेज किया हुआ है, ऐसा वो टूल मैन्युफैक्चर है। तो इसकी वजह से उसकी जो मेन कटिंग एजेस है, कटिंग पॉइंट हो गया आगे का, और ये क्या है, मेन कटिंग एजेस है। तो मेन कटिंग एजेस जब वो टूल इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल चलेगा, यहाँ से यहाँ राइट टू लेफ्ट जाएगा, तब वो क्या करेगा,
वो फेसिंग करेगा, लेकिन साथ में उसकी जो सेकेंडरी कटिंग एज है वो फेसिंग के साथ, मतलब एज का जो जॉब का जो ये स्टेप है उस स्टेप का एंड जो है उसको वो फेसिंग करता जाएगा और उसके साथ में वो टर्निंग का ऑपरेशन भी करता जाएगा। तो एट अ टाइम वो दोनों ऑपरेशन एक साथ में कर सकता है। सो ये है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ऑफसेट टर्निंग और फेसिंग टूल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चैम्फरिंग टूल 45 डिग्री। सो ये जो चैम्फरिंग टूल है 45 डिग्री का, तो उसको क्या किया हुआ रहता है, जब ग्राइंड करते हैं तो उसको 90 डिग्री में ग्राइंड करते हैं, जिसकी वजह से जब ये टूल जॉब के साथ में कांटेक्ट करता है तो वो 45 डिग्री का चैम्फर प्रोवाइड करता है। उसके बाद इंटरनल रिसेसिंग टूल, जब हम लोगों को जॉब का इंटरनल हॉलो सेक्शन जो होता है या बोर किया हुआ जो सेक्शन होता है, सो बोरिंग किए हुए सेक्शन के अंदर आपको रिसेसिंग सेक्शन बनाना है, रिसेस्ड सेक्शन बनाना है, मतलब एक ग्रूव जैसा बनाना है, जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ। सो ऐसे सेक्शन को डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस इंटरनल रिसेसिंग टूल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स के बारे में जानकारी ली है जिनको लेथ के ऊपर हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। रफ टूल कौन से है, फिनिशिंग टूल कौन से है, राइट हैंड कौन से है, लेफ्ट हैंड कौन से है, कट ऑफ टूल या पार्टनिंग ऑफ टूल किसको कहा जाता है, अंडर कटिंग टूल कौन से होते हैं, फेसिंग टूल कैसे वर्क करता है, थ्रेडिंग टूल क्या काम करता है। सो उन सभी टूल्स के बारे में हम लोगों ने क्या किया है और उनका मटेरियल और उनके ऊपर किए गए जो प्रोसेसेस है जैसे हार्डनिंग, टेम्परिंग, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी जो है ये जानकारी हासिल की है।